पर दिया बल, कहा किसानों की आय को बढ़ाना लक्ष्य। रामगढ़ उपचुनाव के सिलसिले में प्रत्याशी आज तक ले सकते हैं नाम वापस। 27 फरवरी को मतदान, 2 मार्च को नतीजे। और राजभवन उद्यान का आज तक किया जा सकता है दीदार। रांची के मोराबादी मैदान में खादी और पीएमजीपी महोत्सव का आज से आगाज, कल विधिवत उद्घाटन। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें झारखंड। इस वक्त की तमाम ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। इस क्रम में श्री मोदी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया। से अधिकतर को एक लंबा अनुभव भी है। दुनिया की वर्तमान स्थिति भी आप सभी से छुपी नहीं है। आप भारत की इकोनॉमी के आज के सामर्थ्य और यहां के मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को भी बहुत बारीकी से देख रहे हैं। आखिर पैंडेमिक और वॉर के शॉक के बाहर निकलकर भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कैसे बना है। आज दुनिया की हर क्रेडिबल वॉइस ये मानती है कि भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे ही तेजी से आगे बढ़ती रहेगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वैश्विक संकट के इस दौर में भारत ने न सिर्फ रेजिलियंस दिखाया बल्कि रिकवरी भी उतनी ही तेजी से की। साथियों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है भारतीयों का खुद पर बढ़ता भरोसा, खुद पर आत्मविश्वास। आज भारत के यूथ की सोच में, भारत के समाज की सोच और एस्पिरेशंस में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आज भारत का हर नागरिक ज्यादा से ज्यादा विकास होते देखना चाहता है। वो अब भारत को जल्द से जल्द विकसित होते देखना चाहता है। भारत के समाज की एस्पिरेशंस आज सरकारों को भी पुश कर रही है और यही एस्पिरेशंस विकास के कार्यों में भी गति ला रही है। और साथियों, मत भूलिए, आज आप जिस राज्य में बैठे हैं उसकी आबादी करीब 25 करोड़ है। दुनिया के बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा सामर्थ्य। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन से जुड़ी प्रदर्शनी का भी जायजा लिया। ईस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, रोजगार सृजन के लिए कैसे एक माहौल तैयार किया गया।
आज प्रधानमंत्री का मुंबई जाने का भी कार्यक्रम है। मुंबई में वे महाराष्ट्र के दौरे पर होंगे और कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। श्री मोदी सर्वप्रथम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से मुंबई सोलापुर और मुंबई साईनगर शिरडी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। विजन को पूरा करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। भारत में ऐसा नहीं हुआ कि दो ट्रेनें एक साथ एक ही दिन एक ही शहर से शुरू हुई हों, यहाँ वो हो रहा है। और ये ट्रेन काफ़ी रिलीजियस जगहों को जोड़ रही है। नासिक साइड जाइए, त्र्यंबकेश्वर, शिरडी साईं बाबा जी का धाम है। आगे इधर जाएंगे आप तो जो है सिद्धेश्वर है, पंढरपुर है। तो ये जो चीज़ें जगह हैं इस कारणों से ऐतिहासिक है। मुंबई शोलापुर और मुंबई शिरडी वंदे भारत ट्रेन देश की 9वीं व 10वीं वंदे भारत ट्रेन होंगी। नई विश्व स्तरीय ट्रेन मुंबई और शोलापुर के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करेगी और शोलापुर में सिद्धेश्वर, अक्कलकोट, तुजलापुर, शोलापुर के पास पंढरपुर, पुणे के पास आलंदी और शिरडी जैसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों की यात्रा की सुविधा भी प्रदान करेगी। ब्यूरो इनपुट के साथ शिशिर सेलार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, मुंबई। और अपने महाराष्ट्र दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री एक बार मरोल भी जाएंगे, जहां वे सैफी अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। यह दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है। मुंबई यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोहरा समुदाय द्वारा संचालित अरबिक एकेडमी के मुंबई के मरोल स्थित नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर व्यापार से पारंपरिक रूप से जुड़े इस समुदाय में हर्ष का माहौल है। और हमारा सौभाग्य है कि अल-जामिया सेफिया की 4th ब्रांच की इनॉग्रेशन के लिए हिज एक्सीलेंसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र भाई मोदी जी आने वाले हैं। और उसके साथ में महाराष्ट्र सरकार के काफ़ी सारी अधिकारियां इधर आने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे जो शिक्षा देते हैं अल-जामिया सेफिया में, वो दोनों के लिए, चाहे वो पुरुष हो या औरत हो, दोनों को यही शिक्षा देते हैं कि वो अपनी शिक्षा से ऐसा आगे बढ़े कि समाज के लिए और देश के विकास के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो। गौरतलब है कि मुस्लिमों की कुल आबादी में 10% भागीदारी बोहरा समुदाय की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर इस समुदाय के योगदान को रेखांकित कर चुके हैं। समुदाय और प्रधानमंत्री के रिश्ते को करीब से समझने वाले अल-जामिया सैफिया के प्रोफेसर मुफद्दल शाकिर इस शैक्षणिक संस्था और इससे जुड़ी चीजों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि प्रधानमंत्री का बोहरा समुदाय के प्रति गहरा लगाव है। गर्व का माहौल लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमारी यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। वैसा ये सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग ने हर तरीके के अंदर, एजुकेशन के फील्ड के अंदर, एनवायरनमेंट के फील्ड के अंदर, डेवलपमेंट के फील्ड के अंदर, हर जगह हमने कोशिश करी है कि हम लोग आगे बढ़ सके और एक मिसाल कायम कर सके। प्रधानमंत्री हमेशा कई मौकों पर जिक्र किए हैं प्रधानमंत्री इस कम्युनिटी का, कई मौकों पर उन्होंने इंटरेक्ट किया है। इस कम्युनिटी के जो स्कॉलर्स हैं उनसे कई मौकों पर इंटरेक्ट करते हैं और तो ऐसे में यह दौरा जो है प्रधानमंत्री का काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अपने सहयोगी गौरव के साथ नीरज कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, मुंबई। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि बाजार प्रबंधन के लिए बेहतर कृषि और गुणवत्तापूर्ण बाजार के वैश्विक बाजार को लेकर प्रबंधन पर बल दिया है। श्री सोरेन ने कहा है कि किसानों की आय को बढ़ाना महत्वपूर्ण लक्ष्य है झारखंड सरकार का। मुख्यमंत्री ने ये बातें झारखंड मंत्रालय में कल एकीकृत NCDEX ई मार्केट्स के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कहीं। यह बैठक राज्य में कृषि एवं किसानों के कल्याण हेतु एक बेहतर कार्य योजना बनाए जाने और किसानों के आय वृद्धि पर केंद्रित रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उचित मूल्य उन्हें मिल सके, इसके निमित्त एक बेहतर बाजार प्रबंधन तैयार करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों द्वारा उत्पादित सब्जियों के ऑनलाइन बिक्री हेतु डिजिटल मार्केटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। इधर राज्य सरकार के प्रस्तावित कृषि विपणन विधेयक के खिलाफ व्यापारियों में काफी ज्यादा रोष देखा जा रहा है। गिरिडीह के व्यापारी भी इसके विरुद्ध गोलबंद हो गए हैं। चेंबर ऑफ कॉमर्स गिरिडीह जिला इकाई के प्रमुख निर्मल झुंझुनवाला ने इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। तो हमें कानूनी सुविधा उपलब्ध करानी है
विगत दिनों झारखंड राज्य सरकार द्वारा पारित कृषि धन एवं पशुपालन विधेयक के ऊपर आज सारे झारखंड स्तर पे जो है एक विरोध हो रहा है। इधर जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आज नई दिल्ली में सिविल सेवा अधिकारी संस्थान में अनुसूचित क्षेत्रों के जिला कलेक्टरों और परियोजना अधिकारियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यशाला को जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी संबोधित करेंगे। और इधर रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के तहत नाम वापसी का आज अंतिम और आखिरी दिन है। प्रत्याशी दोपहर के 3 बजे के बाद नाम वापस ले सकते हैं, जिसके बाद यहां चुनावी परिदृश्य पूरी तरह से साफ हो जाएगा। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 18 प्रत्याशियों के पर्चे वैध पाए गए थे। आगामी 27 फरवरी को उपचुनाव के सिलसिले में मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 2 मार्च को कराई जाएगी। चुनावी रणक्षेत्र में वैसे तो कई उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला एनडीए और यूपीए समर्थित उम्मीदवारों के बीच तय माना जा रहा है। इस बीच राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को उनकी तबीयत खराब होने की शिकायत के बाद रांची की स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अस्पताल जाकर चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उधर कृषि मंत्री बादल समेत अन्य लोगों ने उनसे मुलाकात की। चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत स्थिर है। जो सिम्टम्स थे सब पर कोई चिंता की बात नहीं है। पूरे झारखंड के लोगों की दुआएं उनके साथ है। बाबा काफ़ी 3-4 दिनों से उन्हें नींद नहीं आई थी, लेकिन अभी अच्छी नींद भी आई और चीज़ें अभी कंट्रोल में और सब चीज़ अच्छी। इधर रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रसिद्ध उद्योगपति और जेएसडब्ल्यू स्टील के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक सज्जन जिंदल ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। इधर राज्य सरकार ने 20 मॉडल विद्यालयों को आवासीय विद्यालयों में परिवर्तित करने का फैसला लिया है, जिस पर राज्य कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। रांची में कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें कुल 25 प्रस्तावों पर सहमति बनी। समग्र शिक्षा अंतर्गत 200 दिन कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी के मसौदे को भी मंजूरी दी गई। रांची में स्टेट कमांड कंट्रोल सेंटर बनेगा। इन प्रस्तावों के अलावा कई अन्य प्रस्तावों को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। 25 प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की गई। पहला प्रस्ताव ये सड़क निर्माण का है। गोड्डा, देवबंधा, मोहानी, शिवनगर, डांडे पथ कुल 17.809 किलोमीटर की सड़क है और जिसके कुल लागत है 79,43,77,800 रुपए। अगला प्रस्ताव है पर्यटन कला संस्कृति विभाग का। प्रस्ताव यह है कि जो पर्यटन स्थल हैं उनको प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के रूप में विकसित करने के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स की नियुक्ति करने के लिए आयुष्मान भारत योजना ने समाज के कमजोर तबके को बड़ा सहारा दिया है। इस योजना से कई अस्पताल अब तक जुड़ चुके हैं, जो लगातार जरूरतमंदों को मुफ्त चिकित्सकीय सेवाएं मुहैया करा रहे हैं। गिरिडीह के नवजीवन नर्सिंग होम ने राज्य सरकार से आयुष्मान भारत योजना के लाभुकों का आईसीयू में इलाज के लिए मंजूरी मांगी है।
ताकि गरीब असहाय मरीजों को और ज्यादा सहायता पहुंचाई जा सके। अस्पताल के 31 वर्ष पूरे होने पर लोगों ने यहां से स्वेच्छा से रक्तदान का पुण्य कार्य भी किया। साल पूरे किए हैं। इसी उपलक्ष्य पे हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जहां पे काफ़ी लोगों ने इच्छा प्रदान करके ब्लड डोनेट किया है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम 50 यूनिट ब्लड आज कलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा आज हमारे आईसीयू यूनिट को स्टार्ट किए हुए भी 2 महीने हो गए हैं। ये आईसीयू यूनिट हमने इत्तेफाका के साथ शुरू की है और हमारा यही लक्ष्य है कि जो पेशेंट्स आज गिरिडीह में इलाज नहीं करा पा रहे थे, उनका इलाज गिरिडीह में हो जाए। इधर लातेहार पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मनिका थाना क्षेत्र अंतर्गत कुरुम खेता जंगल में जिला पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने छापेमारी अभियान चलाया, जिसके बाद हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। इस छापेमारी अभियान में 1 कार्बाइन, 2 राइफल, 33 जिंदा गोलियां, 4 केन बम, 2 कुकर बम समेत कई अन्य सामग्रियां बरामद की गई हैं। बाद में केन बमों को जंगल में विस्फोट कर निष्क्रिय कर दिया गया। राज्य में सुरक्षा बलों के अभियान की वजह से नक्सलियों की हालत पस्त हो गई है। झारखंड के एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर हमारे समाचार संपादक से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि बूढ़ा पहाड़ समेत कई नक्सलियों के गढ़ को मुक्त करा लिया गया है। तो वहाँ पर नक्सलीय गतिविधियां जो लगातार कुछ न कुछ देखने को मिल रही है, चाहे वो आईडी ब्लास्ट का हो, पुलिस को नुकसान पहुंचाने की, तो ऐसे में लगता है कि नक्सलियों का जो कुछ केंद्र अब कोल्हान की तरफ शिफ्ट हो गया है। देखिए, केंद्र शिफ्ट नहीं हुआ है कि नक्सलियों का प्रेजेंस पूर्व में झारखंड में 4 विभिन्न इलाके में होता था। उसमें से 3 इलाकों को हमने पूर्णतः खाली कर दिया है। अब यह एक इलाका बचा है और आप जो आईडी ब्लास्ट की बात कर रहे हैं, अब हम एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ कैंप्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उनको घेरने की हमारी नीति है। और उस आधार पर जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर कुछ घटनाएं आपको दिखाई दे रही है, लेकिन अंतिमतः सफलता हमें मिलने वाली है, इसकी हमें पूरी उम्मीद है और हमें सटीक आज सूचनाएं प्राप्त हो रही है। ग्रामीणों का सहयोग बहुत अच्छा उस इलाके में प्राप्त हो रहा है और ग्रामीणों का जो नुकसान भी इस आईडी ब्लास्ट में हो रहा है, निश्चित तौर पर ग्रामीणों का जो विरोध अब नक्सलियों को सहना पड़ेगा, इसका हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि जहां आप ग्रामीणों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं या ग्रामीणों का निर्दोष ग्रामीणों का नुकसान होता है, निश्चित तौर पर जन समर्थन अब हमें हासिल होगा और उनके समर्थन से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, एसआईबी के एवं अन्य इंटेलिजेंस एजेंसी के सटीक आज सूचनाओं के आधार पर निश्चित तौर पर राज्य पुलिस, झारखंड पुलिस एवं सीआरपीएफ, हमारी जो इलीट फोर्सेस है, जगवार, झारखंड जगवार एवं कोबरा, उस इलाके में जो लगातार ऑपरेशन छेड़ रहे हैं, उसकी सफलता बहुत जल्द सामने दिखाई देगी। तो हम मान के चलें कि जैसे दूसरे राज्यों को हम कहते हैं कि वो नक्सल से मुक्त है, तो एंटी नक्सल ऑपरेशन जिस तरीके से आप लोग एक्टिवली चला रहे हैं, तो आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द झारखंड को भी ऐसा तगमा मिलेगा। निश्चित तौर पर अगर आप विगत 2 साल का इतिहास देखते हैं तो इस प्रकार से ऑपरेशंस हुए हैं, अप्रत्याशित सफलता हमें मिली है और आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार से सफलता हमें मिलेगी, इसका हमें विश्वास है। तो अप्रत्याशित सफलता नक्सलियों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन को मिली है और उसके बाद ये जो इलाका है, जो कभी सिर्फ नक्सलियों का गढ़ होता था, जैसा कि लाटकर जी ने बताया कि कैसे वो 4 केंद्र जो उनके होते थे, उसमें से 3 केंद्र को इन्होंने खत्म कर दिया है और अब जो थोड़ी बहुत गतिविधियां कोल्हान के इलाके में बची है, उसे भी ये लोग जल्द खत्म करने की कोशिश में है। अपने सहयोगी करमवीर के साथ मैं दिवाकर कुमार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल पेमेंट उत्सव का आगाज किया है। देश में डिजिटल पेमेंट के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए डिजिटल पेमेंट उत्सव की शुरुआत हुई। ये उत्सव 9 फरवरी से 9 अक्टूबर तक चलेगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल पेमेंट उत्सव की शुरुआत की। लोगों का भी अनावरण हुआ। कार्यक्रम के दौरान अग्निवीर डेबिट कार्ड, G20 QR कोड, वॉइस बेस्ड पेमेंट, सेना के लिए विक्रम रुपए, क्रेडिट कार्ड, LPG सेवाओं के लिए UPI 123 पे सर्विस और G20 के डेलीगेट के लिए प्रीपेड कार्ड गिफ्ट भी लॉन्च किया गया। डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी के लिए दिल्ली पुलिस के साथ साइबर सुरक्षा पखवाड़ा भी बनाया जा रहा है। डिजिटल पेमेंट उत्सव यात्रा की भी शुरुआत हुई। यात्रा दिल्ली से लखनऊ तक जाएगी। डिजिटल क्रेडिट को आगे बढ़ाने पर रहेगा फोकस। रांची समेत राज्य भर में आगामी 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का त्यौहार पारंपरिक तरीके से मनाया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने इस सिलसिले में एक बैठक आयोजित की और
आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि शिव बारात का रूट पिछले वर्ष की तरह ही होगा। जाता है इस आयोजन के साथ साथ शिव बारात आयोजन महासमिति के द्वारा शहर के प्रमुख इलाकों में शिव बारात के अंतर्गत विभिन्न झांकियां भी निकाली जाती हैं। तो इसी आलोक में अभी सभी संबंधित लोगों के साथ एक बैठक हुई। बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं। किस समय मंदिर में उस दिन पूजा प्रारंभ होगी, किस समय सरकारी पूजा शुरू होगी, किस समय सरकारी पूजा समाप्त होगी, किस समय भक्तों के लिए मंदिर को खोल दिया जाएगा, कितने बजे तक पूजा होगी, किस रास्ते से भक्तगण मंदिर में प्रवेश करेंगे, किस रास्ते से वहाँ से बाहर निकलेंगे, पुष्पों का सज्जा सजावट, सामान्य मरम्मती, बिजली से संबंधित। राजभवन उद्यान को देखने के लिए आज लोगों के पास आखिरी अवसर है। इस उद्यान का कल करीब 62,000 लोगों ने भ्रमण और परिदर्शन किया। राज्यपाल के निर्देश पर पिछले 31 जनवरी से यह आम लोगों के लिए खोला गया है। रांची के मोरहाबादी मैदान में आज से खादी और पीएमईजीपी महोत्सव का आगाज हो रहा है, जो 20 फरवरी तक चलेगा। इस महोत्सव का कल विधिवत उद्घाटन होगा। रांची के मोरहाबादी मैदान में 10 फरवरी से 20 फरवरी तक आंचलिक खादी और पीएमईजीपी महोत्सव का आयोजन होगा। महोत्सव में 150 स्टॉल रहेंगे, जिसमें खादी और हस्तकरघा से संबंधित सामग्रियों की प्रदर्शनी, सह बिक्री केंद्र के अलावा जन सेवा के स्टॉल भी रहेंगे। महोत्सव में शरीक होने के लिए दूसरे राज्यों के आर्टिजन्स को भी आमंत्रित किया गया है। ग्रामोद्योग आयोग के तहत जो पीएमईजीपी यूनिट्स हैं, खादी के हमारे यूनिट्स हैं, ग्रामोद्योग का जो हम वितरण किए हैं और जो क्लस्टर अलग अलग जगह पर बने हैं, उन्हीं के उत्पाद केवल हमारे मेलों में रहेंगे। भले वो इस स्टेट से बाहर के हों, लेकिन इन्हीं से जुड़े हुए उत्पादों की यह प्रदर्शनी यहाँ लगने वाली है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग पूर्वी क्षेत्र के सदस्य मनोज कुमार सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत शिल्पकारों के क्षमता संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसकी झलक इस महोत्सव का आकर्षण होगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इस प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जो इकाइयां लगती है, चाहे हैंडीक्राफ्ट का हो, कॉस्मेटिक्स का हो या डेकोरेटिव आइटम्स का हो, फूड प्रोडक्ट का हो, फूड प्रोसेसिंग का हो, किसी भी प्रकार का, उसके एक लिमिट्स हैं कि उसमें 50 लाख तक का सैंक्शन होता है। श्री सिंह ने बताया कि पीएमईजीपी के तहत उत्पादन केंद्रों की स्थापना के लक्ष्य में गत वर्ष हम थोड़े पीछे जरूर रहे, लेकिन इस वर्ष निर्धारित लक्ष्य से हम काफी आगे चल रहे हैं। कि पिछले वर्ष हम लोगों का पीएमईजीपी में इस झारखंड के अंतर्गत 2075 यूनिट लगाने का टारगेट था, जिसमें हम 1708 यूनिट यहाँ के विभिन्न जिलों में कर पाए थे। पिछले दिनों रांची के इसी ऐतिहासिक मैदान में आयोजित राष्ट्रीय खादी सह सरस मेला की सफलता इसका प्रमाण है कि किस कदर स्थानीय लोगों को ऐसे आयोजनों का इंतजार रहता है। जाहिर है यह महोत्सव भी लोगों को खूब भाएगा। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। रामगढ़ उपचुनाव के मद्देनजर जिले की उपायुक्त रामगढ़ और पुलिस अधीक्षक ने मीडिया कोषांग और ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण कर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए कार्य करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया। रांची में पुलिस ने साइबर अपराध से संबंधित मिली गुप्त सूचना के सत्यापन के क्रम में ओवरब्रिज के समीप स्थित एक होटल से एक व्यक्ति को विभिन्न बैंकों के अलग अलग नाम से निर्गत 21 एटीएम कार्ड, 9 चेकबुक, 9 सिम कार्ड, क्यूआर कोड, 4 मोबाइल फोन एवं नगद 4,920 रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। खूंटी के मुरहू थाना अंतर्गत ग्राम चीचीगढ़ा में एक अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त कर लगभग 200 किलो जावा महुआ नष्ट कर दी गई। हजारीबाग में उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं समीक्षा समिति की बैठक हुई। इस दौरान सभी बैंकों को सरकारी योजनाओं के तहत ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष आरबीआई रांची से अमित विश्वकर्मा, जिले के समस्त बैंक समन्वयक और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। एम्स देवघर परिसर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित नशा मुक्ति उपचार केंद्र का ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन किया गया। मौके पर जिले के उपायुक्त समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। पाकुड़ के रानी ज्योतिर्मयी स्टेडियम में आगामी 20 फरवरी से प्रारंभ होने वाले 3 दिवसीय राष्ट्रीय जूट मेला की तैयारी जिला प्रशासन के द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। इस राष्ट्रीय आयोजन के मद्देनजर जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने रानी ज्योतिर्मयी स्टेडियम का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। रांची पुलिस द्वारा अवैध शराब के खिलाफ अनवरत अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लुंगटू गांव में लगभग 200 किलोग्राम अवैध जावा महुआ को नष्ट कर दिया। खूंटी, अड़की, सायको और मुरहू थाना क्षेत्र में विभिन्न गांवों में लगभग 23 एकड़ में लगे अवैध अफीम की फसल को नष्ट कर दिया गया। गुमला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार गुमला पुलिस, अग्निशमन विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा आगजनी होने पर तत्काल कार्रवाई के लिए फायर मॉक ड्रिल करवाया गया। गोड्डा में राजकीय गणतंत्र मेला समारोह के अवसर पर स्थानीय गांधी मैदान में आज और कल जिला प्रशासन के तत्वावधान में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान कई कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे, साथ ही सेमिनार, मुशायरा और रंगारंग कार्यक्रम भी होंगे। आयोजकों ने जिले के सभी नागरिकों को इसके लिए सादर आमंत्रित किया है। दुमका जिला अंतर्गत संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सभी विभागाध्यक्षों के साथ जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक कर विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्यों को 100% पूर्ण करने तथा आमजनों को योजनाओं से लाभान्वित करने हेतु कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पश्चिमी सिंहभूम अंतर्गत हाटगामरिया के दिलुबाल कांड पंचायत भवन में किशोरी समृद्धि योजना, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, सुखाड़ राहत योजना, पशुधन, राशन वितरण, मनरेगा और अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। इसके अलावा तत्परता के साथ सभी योग्य लाभुकों को आच्छादित करने हेतु निर्देश दिया गया। रांची पुलिस अफीम की खेती के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इस सिलसिले में जिले के नामकुम थाना अंतर्गत रायसा गांव में 3 एकड़ में लगी अवैध अफीम की खेती को नष्ट कर दिया गया। हजारीबाग उपायुक्त की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिले में चल रहे विभिन्न खनन और उद्योग से संबंधित परियोजनाओं से जुड़ी कंपनियों के द्वारा सामाजिक कल्याण से संबंधित कार्यों और उपलब्धियों के अद्यतन प्रगति की समीक्षा की गई। देवघर उपायुक्त ने महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा नगरी देवघर में पूर्व की तरह निकलने वाली संपूर्ण शिव बारात रूट लाइन में विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात सुविधा के अलावा अन्य व्यवस्थाओं की ओर जाने वाली तैयारियों का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया और आवश्यक और उचित दिशा निर्देश जारी किए। गोड्डा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित अपराध संगोष्ठी में लंबित मामलों के निष्पादन, अपराध नियंत्रण, सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए वाहन चेकिंग और जागरूकता कार्यक्रम के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बेहतर कार्य करने वाले पदाधिकारी और कर्मियों को इस दौरान प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। देवघर पुलिस अधीक्षक ने देवघर एयरपोर्ट का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा संबंधित विषयों का जायजा लिया और वहां तैनात पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और ट्रेड शो का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर 2 वंदे मातरम ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए बेहतर बाजार प्रबंधन पर दिया बल, कहा किसानों की आय को बढ़ाना लक्ष्य। रामगढ़ उपचुनाव के सिलसिले में प्रत्याशी आज तक ले सकते हैं नाम वापस। 27 फरवरी को मतदान, 2 मार्च को नतीजे। और राजभवन उद्यान का आज तक किया जा सकता है दीदार। रांची के मोराबादी मैदान में खादी और PMGP महोत्सव का आज से आगाज, कल विधिवत उद्घाटन।